हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। अब हम आपके लेके आए हैं माई की एक बिल्कुल न्यू सीरीज़। माई की सीरीज़ में ये हमारा पहला वीडियो है और अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आगे आने वाले दिनों में हम एक-एक करके सभी वीडियोज़ में माई को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये हमारी आपको गारंटी है कि अगर आप हमारे सभी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही इजी वे में माई को किस तरीके से यूज़ करना है ये सीख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि माई क्या है। माई एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। हम माई का यूज़ करके डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। माई को यूज़ करना बहुत ही आसान है और इसी वजह से ये वेब एप्लीकेशंस के लिए और साथ ही सभी डेटा रिलेटेड एप्लीकेशंस के लिए यूज़र्स के बीच में एक पॉपुलर चॉइस है। इसके बाद देखते हैं हम कि RDBMS क्या होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि माई एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और किसी भी RDBMS में डेटा को हम रो और कॉलम की हेल्प से टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और साथ ही इसमें हम डिफरेंट टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स को भी डिफाइन कर सकते हैं और इन रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने के लिए हम प्राइमरी की और फॉरेन की का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि DBMS क्या होता है। DBMS के फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूजर्स, एप्लीकेशंस और डेटाबेस के बीच में इंटरेक्शंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं और हम डेटा को एक्सेस करने के साथ ही डेटा को इंसर्ट, डिलीट और साथ ही साथ किसी भी डेटा में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। यूजर्स, एप्लीकेशंस और डेटाबेस के बीच में इंटरेक्शन के लिए हम कई तरह के इंटरफेसेस का यूज़ करते हैं और साथ ही स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि माई के अंदर कमांड्स की क्या-क्या डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं DDL की। DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर वो सारे कमांड्स आते हैं जो हम टेबल को क्रिएट करने के लिए या टेबल में किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगले माई कमांड की कैटेगरी की बात करें तो वो होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगर हम बात करें टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स की, तो रिकॉर्ड्स से रिलेटेड किसी भी कमांड को हम इस कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। इसके बाद आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, देन ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और फाइनली डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब हम देखते हैं माई के कुछ बेसिक टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज को कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले आते हैं डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस एक कंटेनर की तरह काम करता है और हम डेटाबेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को स्टोर कर सकते हैं। एक डेटाबेस के अंदर हम कई अलग अलग टेबल्स को स्टोर करते हैं, जैसा कि आप सामने स्क्रीन में देख सकते हैं। हमने यहाँ पर आपके सामने एक सैंपल डेटाबेस डिस्प्ले किया है, जिसके अंदर हमने 3 टेबल को स्टोर किया है। एक टेबल है स्टूडेंट्स, फिर दूसरा टेबल है स्टूडेंट कोर्सेस और फिर थर्ड टेबल है कोर्सेस। इसके बाद हम बात करते हैं टेबल की। टेबल को हम एक सब कंटेनर की तरह यूज़ करते हैं और इन टेबल्स के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए हम रोज़ और कॉलम्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं किसी टेबल के अंदर
टपल्स और एट्रीब्यूट्स ये क्या होते हैं? किसी भी टेबल में रो को हम टपल के नाम से जानते हैं और इनके कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कार्डिनैलिटी की, तो टोटल नंबर ऑफ रोज को हम किसी भी टेबल की कार्डिनैलिटी बोलते हैं और अगर हम किसी भी टेबल के एट्रीब्यूट्स को एक साथ काउंट करें तो ये होती है उस टेबल की डिग्री। इन सभी टर्म्स को समझने के लिए हम आपके सामने एक इमेज डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया है। इस टेबल का नाम है स्टूडेंट। यहाँ पर हमने 3 कॉलम लिए हैं, रोल नंबर, नेम और फ़ोन नंबर। साथ ही हमने यहाँ पर 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को भी इंसर्ट करके रखा है। अगर हम बात करें इस टेबल की कार्डिनैलिटी की, तो टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ पर 4 है और इस टेबल की कार्डिनैलिटी है 4। अगर हम बात करें इस टेबल की डिग्री की, तो यहाँ पर हमने 3 कॉलम यूज किया है और इस टेबल की डिग्री है 3। एक बात जो आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी टेबल का कॉलम हेडर या कॉलम का नाम आप कार्डिनैलिटी में या फिर टपल में काउंट नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होता है। फ्रेंड्स, प्राइमरी की के थ्रू हम किसी भी टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फॉरेन की का यूज हम दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने के लिए करते हैं। ऐसा टेबल जहां पर प्राइमरी की अवेलेबल है, उस टेबल को हम रेफरेंस टेबल के नाम से जानते हैं और वो टेबल जहां पर फॉरेन की है उसे हम रेफरेंसिंग टेबल के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें फॉरेन की के एक्चुअल डेफिनेशन की, तो हम फॉरेन की को डिफाइन करने के लिए ये बोल सकते हैं कि ये एक नॉन की एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की से आ रही है। अगर हम बात करें नॉन की एट्रीब्यूट की, तो ये नॉन की एट्रीब्यूट क्या होता है? ऐसा एट्रीब्यूट या ऐसा कॉलम जो कभी भी प्राइमरी की नहीं बन सकता। तो आप देख सकते हैं कि फॉरेन की में यहाँ पर वैल्यूज रिपीटेड हैं और ये कभी भी प्राइमरी की नहीं बन सकता। दोस्तों, हम माइस्क्ल कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर जैम्प सर्वर का यूज करने वाले हैं। अगर हम बात करें जैम्प सर्वर की, तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज है जो लोकल वेब सर्वर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और हम इसका यूज करके किसी भी वेब एप्लीकेशंस को या डेटाबेस को टेस्ट कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। जैम्प एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्वर है जो विंडोज, मैक ओएस या फिर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन कर सकता है। जैम्प के अंदर अपाचे, माइस्क्ल, पीएचपी और पर्ल जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये सब एक साथ कंबाइन है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम जैम्प सर्वर के थ्रू माइस्क्ल कमांड लाइन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद हम माइस्क्ल को स्टार्ट करेंगे और इसके सामने पीआईडी और पोर्ट नंबर जहां पर ये एग्जीक्यूट हो रहा है वो डिस्प्ले होता है। इसके बाद हम इसको मिनिमाइज करते हैं और फिर सी ड्राइव के अंदर जाके हम चेक करते हैं कि हमारा माइस्क्ल का बीन फोल्डर कहाँ पर है। जैसे ही हम बीन फोल्डर पे जाते हैं तो हम उसके एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। उस एड्रेस को कॉपी करने के बाद हमको वापस से जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद हमको करंट डायरेक्टरी यूज करनी है उसी बीन फोल्डर के लिए जिसके एड्रेस को हमने कॉपी किया था। इसके बाद हम प्रेस करते हैं एंटर और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना माइस्क्ल -h मतलब होस्ट और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट होस्ट है लोकल होस्ट। उसके बाद -u हम यूज़ करते हैं यूज़र के लिए और बाय डिफ़ॉल्ट माइस्क्ल का यूज़र है रूट।
जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो हम MariaDB के अंदर आ चुके हैं और अब हम यहाँ पर अपना कमांड लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास MySQL के अंदर कितने प्री एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस हैं, तब हम कमांड लिखते हैं शो डेटाबेसेस और प्रेस करते हैं एंटर। तो हमारे पास जितने भी प्री एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम चाहें अपना न्यू डेटाबेस क्रिएट करना, तब हम कमांड लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम। अब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। फिर से हम देखते हैं हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं। तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। किसी भी डेटाबेस के अंदर अगर आप कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा, और हम किसी भी डेटाबेस को ओपन करने के लिए कमांड लिखते हैं यूज, देन डेटाबेस का नाम, फिर उसके बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है डेटाबेस चेंज्ड। अब हम यहाँ पर अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं, बट सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इस डेटाबेस के अंदर अभी करंट में कितने टेबल्स हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल नहीं है, तो ये दिखा रहा है एम्प्टी सेट। जब हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और फिर से देखेंगे सेम कमांड को एग्जीक्यूट करके, तब वो वहाँ पर जो भी टेबल हमारे डेटाबेस के अंदर होगा वो डिस्प्ले होगा। हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम है एम्प्लॉय, और यहाँ पर हम कॉलम यूज़ करना चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी, उसका डेटा टाइप यूज़ करते हैं इंट, और फिर सेकंड कॉलम बनाना चाहते हैं एम्प्लॉय नेम, इसके लिए हम डेटा टाइप यूज़ करेंगे वेरिएबल कैरेक्टर, और फिर हम देते हैं उसकी साइज़। तो साइज़ में हमने दिया 15 आपकी मैक्सिमम साइज़ है, और हम एम्प्लॉय नेम के अंदर मैक्सिमम 15 कैरेक्टर ही इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड कॉलम बनाते हैं जेंडर, और जेंडर में हम सिंपली एक सिंगल अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर डेटा टाइप यूज़ करते हैं कैरेक्टर और मैक्सिमम साइज में देते हैं 1। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद सेमीकोलन लगाना है, फिर हम प्रेस करते हैं एंटर। अब हमारा टेबल एम्प्लॉय क्रिएट हो चुका है और हम देखना चाहते हैं कि हमारे टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है। तब हम कमांड प्रेस करेंगे डिस्क्राइब एम्प्लॉय। जैसे ही हम एम्प्लॉय टेबल को डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पर एक पूरा डिटेल आता है, जहाँ पर हमने जो जो फील्ड्स क्रिएट किए थे, जो एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए थे वो डिस्प्ले हो रहे हैं, साथ ही उनका डेटा टाइप जो हमने एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन डिक्लेयर किया था। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारा डेटाबेस जो हमने बनाया था जुलाई 24, इसके अंदर कितने टेबल हैं। तो इसके लिए हम प्रीवियस कमांड को रिपीट करेंगे और लिखेंगे शो टेबल्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है टेबल एम्प्लॉय, जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है। अब हम एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। अभी हम यूज़ कर रहे हैं मेथड 1। यहाँ पर सबसे पहले हमको लिखना है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर उसके बाद वैल्यूज़ के बाद में वैल्यूज़ की लिस्ट। तो सबसे पहले हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी, फिर उसके बाद है एम्प्लॉय नेम, फिर उसके बाद जेंडर। तो जेंडर में हम एक सिंगल कैरेक्टर डालते हैं और फिर प्रेस करते हैं एंटर। अब हमारा रिकॉर्ड नंबर 101 इंसर्ट हो चुका है। इसके लिए हमने मेथड 1 फॉलो किया है। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड के थ्रू हम किस तरीके से रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड मेथड के लिए हम फिर से लिखते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय,
अब हम देंगे कॉलम की लिस्ट। कॉलम की लिस्ट सबसे पहले हमारे पास EID, फिर E-नेम, फिर जेंडर। इसके बाद हमको देना होगा वैल्यूज की लिस्ट, जैसा हमने पहले दिया था। अब हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड नंबर 2। अगर हम चाहें तो हम कॉलम के सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंसर्टिंग रिकॉर्ड। अगर हम कॉलम का सीक्वेंस चेंज करते हैं तो हमको उससे रिलेटेड वैल्यूज के सीक्वेंस को भी चेंज करने की ज़रूरत होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने कॉलम का सीक्वेंस चेंज किया है। सबसे पहले हम असाइन कर रहे हैं जेंडर। जेंडर के बाद हम असाइन करेंगे एम्प्लॉय की ID, फिर उसके बाद असाइन करेंगे एम्प्लॉय का नेम, फिर प्रेस एंटर। अब हमारा रिकॉर्ड नंबर 3 इंसर्ट हो चुका है। इसके लिए हमने कॉलम के सीक्वेंस को चेंज किया था और साथ ही वैल्यूज के सीक्वेंस को भी चेंज किया है। अब हम एक चौथा रिकॉर्ड फिर से इंसर्ट करते हैं ताकि आप देख सकें कि रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए हम किन मेथड्स का यूज़ करते हैं। अब हम इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड नंबर 4 फर्स्ट मेथड से। तो हमको देना पड़ेगा एम्प्लॉय ID, देन एम्प्लॉय का नाम, उसके बाद जेंडर। जेंडर में हमने दिया मेल, और हमको यहाँ पर मेंशन करना होगा वैल्यूज़, उसके बाद ही हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। अब हमारा ये 4th रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो चुका है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स को देखने के लिए कमांड लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। जैसे ही हम कमांड को रन करते हैं तो आपके सामने आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। हमने जितने भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए थे, चाहे हमने मेथड 1 का यूज़ किया हो या फिर मेथड 2 का, ये सभी रिकॉर्ड्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर हम चाहें तो हम किसी इंडिविजुअल कॉलम्स को भी देख सकते हैं और कॉलम्स के सीक्वेंस को भी चेंज कर सकते हैं जब वो यूज़र के सामने डिस्प्ले हों। यहाँ पर हमने कॉलम के सीक्वेंस को चेंज किया है और आपके सामने आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अगेन।